हेलो भाई, नमस्कार। क्या हालचाल? आई होप कि सारे अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप कोदारा सर पे। प्यारे बच्चों, टीचिंग एप्टीट्यूड की हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स चल रहा है, जिसके अंदर हम लोग कंप्लीट टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं। आज ये हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड की बच्चा क्लास नंबर 3 है। टीचिंग एप्टीट्यूड की आज तीसरी क्लास है बच्चा, 3rd क्लास है। इससे पहले 2 क्लास हो चुकी है। आप लोगों ने नहीं देखा है तो टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ जाकर के आप देख लीजिएगा। तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बच्चा लेवल्स ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षक के जो शिक्षण के जो सत्र होते हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से लेवल होते हैं कंप्लीट हम लोग पूरा डिटेल में स्टडी कर रहे हैं बच्चा। आप लोग चाहे DSSB की तैयारी कर रहे हैं, या आप लोग NVS की तैयारी कर रहे हैं, या आप लोग KVS की तैयारी कर रहे हैं, या आप लोग EMRS की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी अन्य टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, कोई भी, तो सभी एग्जामिनेशन के लिए जहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, ये वीडियो आपका कंप्लीट, ये जो कोर्स है हमारा, ये आपका कंप्लीट टीचिंग एप्टीट्यूड को स्ट्रॉन्ग करने में मजबूत करेगा। क्योंकि हम लोग बिल्कुल कोई एग्जाम को ऐसा नहीं कि हम लोग लो लेवल की करवा रहे हैं, कम चीज़ें करवा रहे हैं। हम लोग पूरा डिटेल में टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पूरी संपूर्ण तरीके से जो जो पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें होती है हम लोग उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं बच्चा। ठीक है, तो हम बात करेंगे लेवल ऑफ टीचिंग्स की। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं बच्चा कि टीचिंग के जो है हमारे, वो 3 लेवल है। टीचिंग को हम लोग 3 लेवल पर समझते हैं। एक होता है मेमोरी लेवल टीचिंग, एक होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, एक होता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। हिंदी में अगर इनकी बात करें तो जो मेमोरी लेवल टीचिंग होता है इसको हम बोलते हैं स्मृति स्तर। जो मेमोरी लेवल टीचिंग होता है बच्चा, इसको बोला जाता है स्मृति स्तर। क्या बोला जाता है? स्मृति स्तर। मेमोरी लेवल टीचिंग, स्मृति स्तर। अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होता है बच्चा, इसको बौद्धिक स्तर बोला जाता है। समझ का जो लेवल होता है उसको हम बोलते हैं, है ना। तो सेकंड वाला हो जाएगा हमारा बौद्धिक स्तर, है ना, यानी कि बौद्ध स्तर कह सकते हो आप इसको, बौद्ध स्तर, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग होता है। तीसरा जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग होता है बच्चा, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव, चिंतनशील स्तर बोलते हैं इसे। क्या बोला जाता है हिंदी में? चिंतनशील स्तर, चिंतनशील, चिंतनशील। तो तीनों लेवल्स की बात करेंगे हम लोग, स्मृति स्तर की बात करेंगे, बौद्धिक स्तर की बात करेंगे, और चिंतनशील यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल्स की बात करेंगे। एक एक करके डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चा मेमोरी लेवल टीचिंग की। ठीक है, मेमोरी लेवल क्या है? तो सबसे पहले बच्चा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, ये जो टीचिंग होते हैं, ये जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है बच्चा, इसके बारे में जो हमें बताया वो हमें बताया हर्बर्ट ने। किसने बताया बच्चा? हर्बर्ट ने बताया। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है, इसके बारे में किसने बताया? तो पहले आपको नाम याद रखना है सर। इसके बारे में अपने को बताया हर्बर्ट ने। किसने बताया? हर्बर्ट। इंग्लिश में भी इसे हर्बर्ट ही कहेंगे। ठीक है, ये नाम याद रखना आपको, हर्बर्ट ने बताया। क्या होता है सर मेमोरी लेवल टीचिंग? अच्छा, मेमोरी लेवल जो टीचिंग होता है ना, ये जो टीचिंग होता है सबसे लो लेवल का टीचिंग होता है भाई साहब। पहले मैं आपको बता दूं, ये सबसे निचला स्तर है टीचिंग का। सबसे लो लेवल का जो टीचिंग होता है उसे हम बोलते हैं मेमोरी लेवल टीचिंग। यानी कि जब हम बच्चे को प्राइमरी लेवल पर टीचिंग करवा रहे हैं, ऐसे समझ लो आप लोग 1 to 5th, पहली से 5वीं क्लास तक, या फिर ऐसे कह लो बच्चा प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे को पढ़ाया जाता है ना, प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे को टीचिंग करवाई जाती है, वो वाली जो स्तर, वो वाली जो टीचिंग होती है ना, उसे हम बोलते हैं मेमोरी लेवल। प्राइमरी लेवल के ऊपर जो टीचिंग होती है उसे मेमोरी लेवल बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात आती है कि सर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेमोरी लेवल टीचिंग? तो ऑब्जेक्टिव की बात करें बच्चा, तो ये कह रहा था ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज जस्ट टू इम्पार्ट इंफॉर्मेशन और नॉलेज टू द लर्नर। क्या होता है बच्चे लोग? ये कह रहा है जो स्मृति स्तर होता है ना, उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य केवल और केवल लर्नर को जानकारी या ज्ञान प्रदान करना होता है। सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन, डेटा या नॉलेज बच्चे के पास पहुंचानी होती है। यानी कि जब हम लोगों ने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ा था, इससे पहले 2 क्लास हो चुके हैं, अगर किसी ने नहीं देखा है तो उनको भी जाके जरूर देखिएगा, और कमेंट जरूर कर दीजिए करें कि क्लास कैसी लगी आपको, है ना। देखिए बच्चा, हम लोगों ने जो ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ी तो उसके अंदर हम लोगों ने सबसे निचला लेवल जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था नॉलेज। पढ़ा था ना कि सर जब भी हम लोग दिमाग से, है ना, मेंटली जब भी कोई चीज को सीखते हैं तो सबसे पहले नॉलेज हम लोग गेन करते हैं।
तो ये मेमोरी लेवल जो है ये सबसे निचले स्तर का जो टीचिंग है, इसके अंदर जो मेन उद्देश्य जो होता है वो यही होता है, ज्ञान और जो जानकारी जो होती है बच्चा, जो नॉलेज होती है वो बच्चे को प्रदान की जाती है ना। अब जिस तरह से आप लोगों ने प्राइमरी लेवल के ऊपर कैसे पढ़ाते हैं, आप यही पढ़ाते हैं ना बच्चा, 2+2 क्या होता है, 4 होता है। तो ये जो नॉलेज है भाई, ये बच्चे के अंदर पहुंच गई, बच्चे के अंदर आपने क्या कर दी, इम्पार्ट कर दी। समझ रहे हो आप? जी सर। उसके बाद कह रहा है दिस नॉलेज और इंफॉर्मेशन इज फैक्चुअल इन नेचर विच इज एक्वायर्ड थ्रू ए मैकेनिकल प्रोसेस, यानी कि मेमोराइजेशन और रोट लर्निंग, ये जो लर्निंग होती है बच्चा, ये उसकी जो स्मरण शक्ति होती है, याद करने की जो पावर होती है, और जो रट्टा मारने की जो क्षमता होती है, इसके ऊपर बेस होती है पूरा का पूरा, है ना। यानी कि बच्चे को जब आप छोटी क्लास में बच्चे को आप पढ़ाते हैं, जब मान लीजिए टेबल याद करवाते हैं बच्चे को, मैथमेटिक्स के टीचर आप टेबल याद करवाते हैं, तो आप क्या करवाते हैं, आप बच्चे को रोट लर्निंग करवाते हैं, रट्टा मरवाते हैं बच्चे का, ठीक है। क्या करते हैं, बच्चे का रट्टा मरवाते हैं भाई, जिसके अंदर क्या करते हैं, आप कहते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब बच्चा उसको क्या करता है, मेमोराइज करता है, उसको याद रखता है बच्चा। बच्चा समझता नहीं है कि भाई 2 2 जा 4 आया तो कैसे आया, क्यों आया, 2 3 जा 6 आया तो कैसे आया। उसको समझ के क्षमता नहीं होती उस समय बच्चे के अंदर कि वो उस चीज को समझ पाए। और ये टोटली किसके ऊपर डिपेंड रहती है बच्चा, ये टोटली रटने के ऊपर, रोट लर्निंग के ऊपर डिपेंड रहती है, और मेमोराइजेशन कि आप बच्चे को कितना मेमोराइज करवा पा रहे हैं, ठीक है। आप उसके बाद आगे ये कह रहा है एम ऑफ मेमोरी लेवल्स टीचिंग। तो मेमोरी लेवल के एम क्या होते हैं बच्चा, तो पहला तो अभी अभी हमने बात की थी, टू गेट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, जो फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन है वो सीधा बच्चे को देना और बच्चा उसको याद कर लेगा, सिंपल सी कहानी। अगला कह रहा है टू ट्रेन द मेमोरी, इसकी जो फैकल्टी होती है मेमोरी, यानी कि इसकी जो स्मृति होती है, मेमोरी जो होती है, उसकी क्षमता को ट्रेन करना, कि बच्चा कितनी चीजों को याद रख पाएगा। हो सकता है एक लेवल के ऊपर, हो सकता है पहले कुछ महीने में बच्चे की जो क्षमता है, एबिलिटी है जो मेमोराइजेशन की, वो कम है, अगले 6 महीने के अंदर बच्चे के अंदर ये क्षमता विकसित हो रही है, अगले 6 महीने के अंदर ये जो क्षमता है और विकसित हो रही है, तो इसको ट्रेन करना इसका उद्देश्य होता है। अगला कह रहा है बच्चा टू रिटेन द लर्निंग मटेरियल इन मेमोरी स्टोरेज। ये कह रहा है जो भी आप लोगों ने मटेरियल बच्चे को लर्न करवाया, जो भी बच्चे को सिखाया, वो सारा का सारा जो मटेरियल है, वो बच्चे के दिमाग के अंदर, बच्चे के ब्रेन के अंदर जो सीखने का जितना भी मटेरियल है, उसको उसकी मेमोरी के अंदर क्या करना होता है बच्चा, स्टोर करना होता है, स्टोर करके उसको वहां पर रखना होता है, ठीक है। समझ गए? सीधी सीधी भाषा में हम बात करें बच्चा, तो ये बहुत ही लो लेवल का टीचिंग होता है। इसके अंदर सीधा का सीधा जो मतलब होता है वो रट्टा मरवाने के ऊपर होता है, जो प्राइमरी लेवल में हम बच्चों को करवाते हैं। आप सभी ने भी किया होगा, है ना, जब क्लास की छुट्टी होने वाली होती थी, जब टेबल याद करते थे, आप सोचते थे कि भाई 3 2 जा 6 कैसे होता है। अब बस आप आवाज लगा रहे थे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बस रट्टा मार रहे थे, 3 तीन 9, 3 चौके 12, है ना। चलिए समझ गए, आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चा सब्जेक्ट मैटर इन मेमोरी लेवल। सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर का मतलब होता है बच्चा कंटेंट, ठीक है। जब टीचिंग होती है ना, कोई भी टीचिंग होती है, उसके अंदर ना 3 चीजें मैटर करती है दोस्त, 3 चीजें मैटर करती है उसके अंदर। एक तो होता है टीचर, है ना, एक तो होता है टीचर, एक होता है लर्नर, सीखने वाला, और एक होता है बच्चा आपका कंटेंट, यानी कि टीचिंग मटेरियल, आप क्या बच्चे को सिखा रहे हैं, ठीक है। ये 3 चीजें जो होती है लर्निंग के अंदर या टीचिंग के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसी के अंदर बच्चा आपको सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर यहां पर समझना है। सब्जेक्ट मैटर का मतलब है क्या सामग्री, क्या चीज बच्चे को आप सिखा रहे हैं। कंटेंट जो है आपका, दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट मैटर। समझ में आई बात, बोलो हाँ। ये कह रहा है सब्जेक्ट मैटर शुड बी स्ट्रक्चर्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड of a simple nature that can be acquired through rote learning and can be retained and recalled। ये कह रहा है जो आपका सब्जेक्ट मैटर है, जो कंटेंट, जो चीज आप बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हैं, जो चीज आप बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं, वो क्या होनी चाहिए बच्चा, एक स्ट्रक्चरल वे में होनी चाहिए, एक सिस्टमेटिक एक ढंग से होनी चाहिए, संचरित और सुव्यवस्थित होनी चाहिए, तथा सरल प्रकृति की होनी चाहिए। सरल प्रकृति की मतलब बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से होनी चाहिए, ताकि बच्चा उसे रट कर सीखा जा सके। उसके अंदर ज्यादा कोई समझने वाली चीज नहीं होनी चाहिए, ऐसी चीज होनी चाहिए कि बच्चा उसको रट कर रोट लर्निंग के द्वारा उसको क्या कर पाए, उसको सीख पाए और उसे याद कर पाए। सही बात है ना, ऐसा मटेरियल आपके पास होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है बच्चा, सब्जेक्ट मैटर इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट सिंपल कॉन्सेप्ट, टर्म्स एंड एलिमेंट
रिलेटेड टू द डिफरेंट थिंग ऑफ द वर्ल्ड अराउंड। ये कह रहा है यहां पर जब मेमोरी लेवल जो टीचिंग होता है बच्चा लोग, इस लेवल की टीचिंग के अंदर जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो दुनिया भर की विभिन्न विभिन्न चीजों के संबंधित जो सरल सिंपल फैक्ट होते हैं वो होता है। जैसे कि भारत की राजधानी दिल्ली है ना, तो भारत की राजधानी दिल्ली है तो ये सिंपल, ठीक है। और मुंबई एक शहर है, महानगर है, ठीक है ना, बस ये सिंपल सी बात है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो भी सिंपल तरीका है सर, फैक्चुअल है, फैक्चुअल चीजें सीधी बच्चे को बताई, बच्चे ने याद करी, बात खत्म, है ना। ऐसा सब्जेक्ट मैटर आपका होना चाहिए मेमोरी लेवल टीचिंग के दौरान, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। मेथड यूज्ड बाय द टीचर इन मेमोरी लेवल टीचिंग। मेमोरी लेवल टीचिंग के अंदर टीचर जो है कौन कौन से मेथड्स यूज करता है। देखिए बच्चा, मैं स्टेप बाय स्टेप चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं भाई। सबसे पहले हम लोगों ने क्या समझा, सबसे पहले हम लोगों ने समझा कि जो टीचिंग लेवल है बच्चा, वो 3 प्रकार के टीचिंग लेवल है। आपका कोई भी डाउट है तो बच्चा आप मुझे इंस्टाग्राम मनदीप कुदार ऑफिशियल पर आप मुझे फॉलो करके बता सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ सारी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोगों ने मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को समझा, उसके बाद समझा इसका सब्जेक्ट मैटर क्या क्या चीज होती है। अब हम समझने वाले हैं मेथड्स यूज्ड बाय द टीचर इन मेमोरी लेवल टीचिंग। मेमोरी लेवल टीचिंग के अंदर टीचर जो है वो कौन कौन से तरीकों का इस्तेमाल करता है, कौन कौन सी विधियों का इस्तेमाल करता है बच्चे को ट्रेन करते समय, ठीक है, या सिखाते समय। तो बच्चा इसमें है, ये कह रहा है द टीचर डोमिनेटेड मेथड आर यूज लाइक ड्रिल, रिव्यू एंड रिवीजन, आस्किंग क्वेश्चंस। इसके अंदर क्या होता है बच्चा, इसके अंदर है ना, इस टीचिंग के अंदर जो मेमोरी लेवल टीचिंग होता है, इसके अंदर जो टीचर होता है ना बच्चा, वो डोमिनेंट होता है। यानी कि टीचर का जो रोल रहता है ना, वो एक्टिव रोल रहता है भाई। टीचर को ही सारा एक्टिव रह करके सीखना होता है, बच्चा इसके अंदर एक्टिव नहीं होता। सही बात है ना। तो ये जो मेमोरी लेवल टीचिंग है, तो ये टीचर डोमिनेट टीचिंग है। मतलब इसके अंदर जो प्रमुख भूमिका होती है ना, प्रधान विधि, शिक्षक प्रधान विधियां का प्रयोग किया जाता है बच्चा। शिक्षक प्रधान विधि यानी कि यहाँ पर मेन जो चीज डिपेंड करती है वो शिक्षक के ऊपर डिपेंड करती है ना। शिक्षक कैसा है, सारे के सारे एफर्ट्स जो होते हैं यहाँ पर टीचर के होते हैं सर, ठीक है। जैसे कि अभ्यास कराना, अब बार बार चीजों का क्या कराएंगे बच्चे को, अभ्यास कराएंगे, बार बार प्रैक्टिस करवाएंगे, बार बार रट्टम मरवाएंगे तो चीजें बच्चा सीख पाएगा, ठीक है। समीक्षा करेंगे कि बच्चे ने कितना सीखा है ना, रिव्यू उसका। उसके बाद संशोधन करेंगे उसके अंदर आप लोग। संशोधन का मतलब क्या है कि आप उसके अंदर कुछ चीजों में बदलाव करेंगे कि बच्चे को सीखने में क्या दिक्कत है, आप बच्चे को किस तरीके से सिखाया जाए, समझ रहे हो। और प्रश्न पूछना, और बच्चे से आप प्रश्न पूछेंगे जिससे आपका, आप तरह से कह लो कि आप इवोल्यूशन कर रहे हैं उस तरीके से प्रश्न पूछ करके कि बच्चे ने कितना सीखा है, कितना बच्चा सीख पाया है। समझ गए बात को। यस सर, बोलो चमका। अगला कह रहा है रोल ऑफ द टीचर इन मेमोरी लेवल टीचिंग। मेमोरी लेवल टीचिंग के अंदर टीचर का क्या रोल रहता है, जो कि मैंने जस्ट अभी 1 मिनट पहले आपको बताया बच्चा। इसमें टीचर जो होता है वो डोमिनेटिंग होता है, मतलब प्रभुत्व जो होता है वो टीचर के ऊपर ही होता है। टीचर एक्टिव होता है, टीचर का एक्टिव रहना बहुत जरूरी है इस मेमोरी लेवल टीचिंग में। अगर टीचर एक्टिव नहीं है तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। या बच्चा अथॉरिटेरियन होता है, यानी कि जो जितना भी अथॉरिटीज रोल होता है वो टीचर का ही होता है। मेन रोल, मुख्य भूमिका जो होती है बच्चा, वो यहाँ पर टीचर की होती है। मुख्य जो भूमिका होती है, मुख्य जो मेन रोल रहता है वो टीचर का होता है। अगला सवाल है, ही इज अथॉरिटी टू इंस्ट्रक्ट, डिलीवर, डायरेक्ट, कंट्रोल एंड एवेल्युएट द परफॉर्मेंस। यहां पर पूरा का पूरा जो कंट्रोल होता है वो शिक्षक के पास होता है, कि शिक्षक जो है वो किस तरीके से निर्देशित कर रहा है, इंस्ट्रक्ट दे रहा है, क्या चीज डिलीवर कर रहा है ना। डायरेक्टली वो चीजों को कंट्रोल कर रहा है, डायरेक्ट मतलब इनडायरेक्ट वे में नहीं है, यहां पर टीचर डायरेक्टली इन्वॉल्व रहता है। और पूरा का पूरा कंट्रोल, पूरा का पूरा जो मूल्यांकन करने का जो काम रहता है, वो सारा का सारा बच्चा किसके पास रहता है, तो वो सारा का सारा टीचर के पास रहता है। कंप्लीट अथॉरिटी जो होती है बच्चा, वो टीचर के पास रहती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, टेक्स इनिशिएटिव, प्रेजेंट द सब्जेक्ट मैटर, डायरेक्ट टू लर्नर टू डू द एक्टिविटी इन द डिजायर्ड मैनर, प्लान एक्सरसाइज। ये सारे के सारे काम होते हैं। इनिशिएटिव कौन लेता है यहाँ पर, तो मेमोरी लेवल टीचर में इनिशिएटिव टीचर लेता है। कौन लेता है, जो भी इनिशिएटिव लेता है वो टीचर लेता है। विषय वस्तु प्रस्तुत करना, प्रेजेंटेशन करना बच्चे अपने कंटेंट, ये भी टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। शिक्षार्थी को वांछित तरीके से गतिविधि करने के लिए निर्देशित करना, कि आप कौन कौन सी एक्टिविटी करेंगे, किस तरह की एक्टिविटी करके टीचर बच्चे को सिखाना है। जिस तरह ईवीएस सिखाएंगे तो आप बच्चे को कुछ तरह जो एक्टिविटी करने के लिए आप कहेंगे, तो आप
इसके अंदर टीचर ही डोमिनेंट होगा। बच्चा खुद से कुछ ज्यादा सोचने समझने की पावर यहाँ बच्चे के अंदर विकसित नहीं होती, क्योंकि ये बहुत ही निचले स्तर का जो होता है टीचिंग होता है। ठीक है, अगला कह रहा है लर्नर का रोल। लर्नर का कोई रोल नहीं रहता सर यहाँ पर। जो इसके अंदर जो लर्नर होता है उसका पेसिव रोल रहता है, वो तो बस अपने इंस्ट्रक्शन का पालन कर रहा होता है। इंस्ट्रक्शन दे कौन रहा होता है? तो टीचर इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। लर्नर जो है, सीखने वाला जो है, वो केवल और केवल इंस्ट्रक्शंस का क्या कर रहा है मेरे बच्चा लोग? पालन कर रहा है। ठीक है ना, इसके अंदर ये पूरा का पूरा इनएक्टिव होता है। जैसे कह लो कि लर्नर जो होता है ना बच्चा, इस टीचिंग के अंदर लर्नर जो होता है मेरे बच्चा, वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, यानी कि पूरी तरह से निष्क्रिय होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है टीचिंग इक्विपमेंट्स यूज बाय द टीचर इन मेमोरी लेवल टीचिंग। मेमोरी लेवल टीचिंग के अंदर किस प्रकार के इक्विपमेंट्स का जो है टीचर यूज कर सकता है, अध्यापक जो है वो किस प्रकार के इक्विपमेंट्स यानी कि टूल का यूज कर सकता है? तो ये कह रहा है टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स होता है बच्चा जो टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, लाइक विजुअल, ऑडियो एंड ऑडियो विजन एड्स। एग्जाम्पल मॉडल, कोई मॉडल बच्चों को दिखा सकता है जिससे बच्चा सीख पाए। चार्ट बच्चे को दिखा सकता है, मैप से बच्चों को समझा सकता है, पिक्चर से बच्चा ज्यादा चीजें याद रख पाता है, मेमोराइजेशन जो होता है पिक्चर्स का ज्यादा होता है। आजकल ऑनलाइन का जमाना है तो टीवी, रेडियो, कंप्यूटर, फिल्म स्क्रिप्ट आदि भी चीजें इसके अंदर यूज की जा सकती है। डेवलप्ड अ क्रियोसिटी, इससे बच्चे के अंदर एक क्रियोसिटी पैदा होती है ना। आजकल जमाना जो ऑनलाइन का है मेरे बच्चा, तो यहाँ पर जो टीचिंग एड्स है तो इसके अंदर ऑनलाइन टीचिंग एड्स का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। कंप्यूटर वगैरह पे बच्चे को कोई फिल्म दिखाएंगे, कोई फोटो दिखाएंगे, कोई प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, जिससे चीज़ों को मेमोराइज करना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है, याद रख पाना आसान हो जाता है सर। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इवेल्युएशन सिस्टम, मतलब मूल्यांकन करने का सिस्टम क्या होना चाहिए, कैसे मूल्यांकन करें कि बच्चे ने कितना सीखा है। ये कह रहा है ओरल एंड रिटन टेस्ट आर यूज्ड टू टेस्ट द मेमोरी ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट की जो मेमोरी है उसका जो, इसके लिए आप दोनों प्रकार से टेस्ट ले सकते हैं। यहाँ पर मौखिक रूप से भी टेस्ट ले सकते हैं और लिखित रूप से भी परीक्षा का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है बच्चा, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इवोल्यूशन के अंदर, इवेल्युएशन के अंदर, तो इन इवेल्युएशन रिटन टेस्ट, सॉर्ट टाइप टेस्ट, रिकॉल टाइप टेस्ट, रिकॉग्नाइजेशन टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अल्टरनेटिव टाइप एंड मैचिंग टाइप टेस्ट, मतलब जिस भी तरह के आपके जो फिजिकल जो टेस्ट होते हैं ओरल और लिखने वाले सारे, वो मैचिंग वालों का भी इस्तेमाल कर सकते हो आप, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो आप, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी होते हैं आपके किताबों के अंदर। आपने देखा होगा जब आप छोटी क्लासेस के बच्चों की किताब देखना, अब आपको तो याद नहीं होगा और आपके समय से लेके अब तक बहुत सारे बदलाव भी हुए हैं। ठीक है, हमारे समय में ये सब चीजें नहीं होती थी, इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। आजकल देखोगे आप तो वहां पर हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, है ना। आप वहां पर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मिलेंगे आपको, है ना, तो अलग अलग प्रकार के अलग अलग एक्टिविटी करने वाले क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ऐसे मिलान करने वाले सवाल भी मिलेंगे, सब तरह के सवाल वहां पर आपको मिलेंगे। तो ये सारे तरीके आप वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चा लोग। समझ में आया? आई होप कि आपको समझ में आया होगा सर मेमोरी लेवल टीचिंग क्या होता है। मेमोरी लेवल टीचिंग मतलब सबसे छोटे लेवल का, प्राइमरी लेवल पर बच्चे को जो आप सिखा रहे हैं। तो मैंने आपको एक एक चीज समझाई। नेक्स्ट बच्चा पॉइंट आता है कि एडवांटेज क्या है। एडवांटेज होती है मतलब अच्छाइयाँ, क्या क्या अच्छी बातें हैं सर इस लेवल के टीचिंग के अंदर। देखिए बच्चा एक एक करके समझते हैं। यूजफुल फॉर यंग चिल्ड्रन, मतलब छोटे बच्चों के लिए यूजफुल होता है, बिल्कुल सही बात है सर, पहली बात बिल्कुल सही है सर, छोटे बच्चों के लिए क्या होता है? यूजफुल होता है। नेक्स्ट क्या है? यूजफुल फॉर एक्वाइजिशन ऑफ फैक्ट, इंफॉर्मेशन, मॉडल एंड स्ट्रक्चर। एक्वायर करना, जानकारी को अधिग्रहण करने के लिए, जितना भी फैक्ट वगैरह है, फैक्ट वगैरह को चीजों को समझना नहीं, याद करने के लिए इसका इस्तेमाल करता है बच्चा। ये कह रहा है हेल्प द चिल्ड्रन लर्न ए न्यू कॉन्सेप्ट, बच्चे को एक नई अवधारणा सीखने में मदद करें। ठीक है, थोड़ा बहुत करती, ज्यादा नहीं करती। धीमी गति से सीखने वालों के लिए उपयोगी, हाँ, जिसकी जो लर्निंग स्किल अगर वो थोड़ी कम है, बच्चा कम सीख पा रहा है, तो उसके लिए स्किल अच्छी है ना। अब देखिए हर चीज के अपने फायदे नुकसान होते हैं। समझ और शिक्षण के चिंतनशील स्तर का आधार है सर। जो हम लोग आगे आने वाले जो टीचिंग लेवल पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लेवल है और जो रिफ्लेक्टिव टीचिंग लेवल है, उसका एक बेस तैयार करता है सर। ये क्या तैयार करता है? बेसिक फॉर्म है उसका, उसका एक बेस तैयार करता है कि एक बच्चे के अंदर बेस तैयार हो जाए। पहले बच्चे को कुछ फैक्ट, कुछ जानकारियां पता हो, अब उसके बाद बच्चा उसके ऊपर सोचना शुरू करता है। ठीक है सर, ये अच्छाइयां हैं इसकी। उसके बाद आता है बच्चा डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज मतलब क्या क्या कमियां क्या क्या है। पहला कह रहा है सर हायर क्लास के अंदर ये चीज सुटेबल नहीं है, क्योंकि वहां पर सारी फैक्चुअल चीजें नहीं होती, वहां प्रैक्टिकल चीजें होती है। तो हायर क्लास में क्या है,
ये लागू नहीं होता, उपयोगी नहीं। यूज ऑफ रोट लर्निंग, यहाँ पर रोट मेमोरी, रट्टा मारने, रट्टाफिकेशन के ऊपर ध्यान दिया गया, जो कि एक गंदी बात है सर। यहाँ पे डोमिनेंस ऑफ टीचर, यहाँ सारा का सारा डोमिनेंट टीचर के ऊपर, ये बच्चा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहा सर। लिटिल इंटरेक्शन इन क्लासरूम, क्लासरूम में कोई बच्चे और टीचर के बीच कोई संवाद नहीं हो रहा, कोई इंटरेक्शन भी नहीं पैदा हो रहा है इसके अंदर। नो रूम फॉर इंटीमेशन एंड सेल्फ लर्निंग फॉर स्टूडेंट, हाँ स्टूडेंट्स के लिए खुद सेल्फ लर्निंग वगैरह की कोई ऐसी सुविधा इसके अंदर नहीं होती बच्चा, है ना। अगला कह रहा है नोट इंट्रिंसिक मोटिवेशन, मतलब आंतरिक रूप से कोई मोटिवेशन नहीं है बच्चे के अंदर कि तुझे क्यों करना है ये चीज, बहुत ज्यादा इसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा नहीं होती। अगला कह रहा है प्रॉब्लम्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, अब इस तरीके से ना क्लासरूम को मैनेज कर पाना थोड़ी समस्या है। अगला कह रहा है लॉस ऑफ रिटेंशन एंड रिकॉल, ठीक है, यहीं तक की बात है बच्चा, ठीक है। यहां पर रिटेंशन और रिकॉल का क्या होता है बच्चा, नुकसान होता है सर, कमी हो पाता है इसके अंदर, मतलब ज्यादा सी, जब छोटे लेवल पे ऊपर ठीक है, लेकिन ज्यादा बड़े स्तर के ऊपर जो है ये बच्चों में ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होती। इसमें कुछ फैक्चुअली चीजें याद रख सकता है, हर एक चीज का तो रट्टा नहीं मार सकता ना बच्चा, तो छोटे बच्चों के लिए कामयाब है, बड़ों के लिए कामयाब नहीं है, सिंपल सी कहानी है। अगला है सर अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, सेकंड लेवल है बच्चा अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, यानी कि जो बौद्धिक स्तर होता है शिक्षण का, उसकी चर्चा कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, ये कह रहा है अंडरस्टैंडिंग इंप्लाइज टू नो द मीनिंग ऑफ थिंग एंड कंसेप्ट, टू ग्रेस्प आइडियाज एंड इंटरप्ट सम रिलेशनशिप, टू कंप्रीहेंड द फैक्ट एंड टू रेफर वन थिंग फ्रॉम सम अदर। समझने का अर्थ क्या होता है, समझने का मतलब होता है जो भी फैक्ट है, जो भी चीजें हैं, हम उनके बारे में ना जानना चाहते हैं, उनके बारे में हमारी जो थॉट प्रोसेस होती है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। हम आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्शंस की को डिफाइन करते हैं, आपस में इस चीजों के बीच में क्या संबंध है उनको एक्सप्लेन करना। मतलब ये कि क्या है, ऐसे समझ लो बच्चा, कि एक ना एक सेकंड लेवल की ये क्या है, एक टीचिंग है। इसके अंदर बच्चा सोचना शुरू कर देता है, पहले वाले में बच्चा खुद से कुछ भी नहीं सोचना शुरू करता, लेकिन इस लेवल वाली टीचिंग के अंदर बच्चा जो है वो खुद से सोचना शुरू कर देता है, ठीक है सर। चलिए, तथ्यों को समझना और एक चीजों को दूसरी चीजों के साथ जोड़ पाना, है ना, जोड़ना शुरू कर देता है, एक दूसरे को चीजों के साथ आपस में इंटरेक्ट करने लग जाता है, रेफर करने लग जाता है, किसी एक थॉट को दूसरी थॉट के ऊपर अप्लाई करना शुरू कर देता है बच्चा इसके अंदर, तो ये सेकंड लेवल ऑफ टीचिंग होता है। अगला कह रहा है इसका एम या ऑब्जेक्टिव क्या होता है बच्चा, ये कह रहा है एफिशिएंसी टू अप्लाई टू कंप्रीहेंड नॉलेज इन वेरियस सिमिलर और डिफरेंट सिचुएशन और सेटिंग्स। इसका उद्देश्य क्या होता है कि बच्चे के पास जो भी फैक्चुअल डाटाज हैं, जो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हैं, उनको कंप्रीहेंड करे, कंपेयर करे चीजों के साथ। आपने देखा होगा बच्चा, जो ब्लूम्स टेक्सोनोमी आपने पढ़ी थी, वहां पर सबसे पहला काम क्या था, सबसे पहला काम वहां पर क्या था, वहां पर सबसे पहला काम था नॉलेज, नॉलेज के बाद था कंप्रीहेंड, यानी जो भी नॉलेज है, जो भी ज्ञान है, उसको कंप्रीहेंड करें, चीजों के साथ कंपेयर करके देखें और समझें, है ना। तो ये जो टीचिंग है ना बच्चा, ये जो टीचिंग है, ये मोरिशन ने दिया था बच्चा, किसने दिया था, मोरिशन, ठीक है। तो इसके अंदर आपको नाम भी याद रखना है, इसने दिया था बच्चा मोरिशन, है ना, दिया था। तो इसके अंदर क्या होता है, एफिशिएंसी टू अप्लाई, वो अप्लाई करता है चीजों को, जो समझा है, जो ज्ञान लिया है, उसको अप्लाई करता है, कंपेयर करता है चीजों को और समझने की कोशिश करना, ठीक है। बच्चे के अंदर समझ विकसित करना होता है, इसका मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है। सब्जेक्ट मैटर क्या होता है बच्चा, इसके अंदर क्या क्या चीज बच्चे को पढ़ाई जाती है, बच्चे के अंदर कंटेंट क्या होता है इस टीचिंग के अंदर। ये कह रहा है नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर इज वाइड लार्जर इन नंबर एंड क्वांटिटी, इसके अंदर जो सब्जेक्ट मैटर होता है ना बच्चा, वो उस थोड़ा विस्तृत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन आ जाता है, बच्चे की समझ विकसित होने लग जाती है, बच्चे नई नई चीजें इंक्लूड करने लग जाता है धीरे धीरे, है ना। तो यहाँ का जो इसका जो स्तर होता है, ये व्यापक होता है ना, वाइड एरिया होता है, नंबर्स के अंदर भी और क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही चीजों के अंदर, ठीक है ना बच्चा, ओके। उसके बाद आता है मेथड्स यूज, कौन कौन से मेथड्स यहाँ पर यूज किए जाते हैं, है ना, अंडरस्टैंडिंग के लिए कौन कौन से, वहां पर तो क्या सिंपल सी, यहाँ पर क्या है, लेक्चर मेथड, लेक्चर मेथड, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, डिस्कशन मेथड एंड इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स
एक्सपेरी एक्सप्लेनिफिकेशन या एक्सप्लेनेशंस, इन सभी विधियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि व्याख्यान विधि, एक्सप्लेन हम करेंगे, चीजों को एक्सप्लेन करेंगे बच्चे के सामने कि भाई पेड़ पौधों में पहले मतलब क्या है कि हम भोजन प्राइमरी लेवल पे तो जो हम पढ़ाते हैं हम कि भोजन कहाँ से लेते हैं सर, तो वहां पर भोजन हम बताते हैं कि सर हमारा भोजन है ना, हम भोजन लेते हैं बच्चा पेड़ पौधों से, प्लांट से लेते हैं, सिर्फ इतना बात सिखाई जाती है। लेकिन यहाँ पर सिखाया जाता है कि जो प्लांट है, पेड़ पौधे हैं, ये भोजन बनाते कैसे हैं, है ना, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस द फूड इन प्लांट्स, ये चीज हम सिखाते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस द फूड इन प्लांट्स, हाउ टू प्रोड्यूस द फूड इन प्लांट, कि सर पेड़ पौधों के अंदर जो है वो भोजन का निर्माण कैसे होता है, एक्सपेरिमेंटल चीजें सिखाते हैं, लेक्चर है, डेमोन्स्ट्रेशन विधि है, तो इन सब चीजों का इस्तेमाल किया जाता है सर, ये होता है सब्जेक्ट बेटर। उसके बाद कह रहा है मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या है सर, ये कह रहा है द स्टूडेंट स्टार्ट्स लर्निंग एट दिस लेवल फॉर टू रीजंस, दे आर आस्क्ड बाय टीचर to learn their internal forces insist upon them to learn। यहां पर बच्चा दो चीजें हैं, ठीक है, दो मोटिवेशन है। एक तो क्या है, यहां पर बच्चे के अंदर क्षमता विकसित हो जाती है क्वेश्चन पूछने की, ठीक है, तो ये टीचर से क्या होते हैं, सीखने के लिए, ठीक है। एक तो उनके अंदर से ना क्यूरियोसिटी पैदा होने लगती है, जब कोई एक्सपेरिमेंट को आप देखते हैं कि पेड़ पौधे खाना कैसे बनाते हैं, ये बात आपके अंदर फिर एक क्यूरियोसिटी पैदा हो जाएगी। सबसे पहले आपको पता चला होगा कि सर खाना तो हम बनाते हैं, और बाद में आपको पता चला होगा कि सर पेड़ पौधे खाना बनाते हैं। तो आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई, आपके अंदर उस चीज को जानने के लिए आपने कहा कि अच्छा कैसे बनाते हैं खाना, कि वहाँ किचन कहाँ होता है, वहाँ पे सिलेंडर कौन लेके आता है, मार्केट से सब्जियां कौन लेके आता है, दिमाग सोचने लगे, क्यूरियोसिटी पैदा, है ना, यही तो मोटिवेशन है, इसीलिए बच्चा वहां पर सीखना चाहता है, समझ गए। यस। टीचिंग इक्विपमेंट्स किस किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, तो इक्विपमेंट्स के अंदर वही सारी चीजें हैं, चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है, मॉडल इस्तेमाल किए जाते हैं, फ्लैश कार्ड है, इमेजेस दिखाई जाती है, टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जो आजकल ऑनलाइन टीचिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं, इन सभी टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इवेल्युएशन कैसे होता है बच्चा, इवेल्युएशन मूल्यांकन कैसे किया जाता है, ये कह रहा है द टीचर हैज टू इवेल्युएट द एबिलिटी टू कंप्रीहेंड, grasp, synthesize, discriminate, generalize, and the insight to apply the generalized principles. Further, so the test and tools should be properly planned and devised. Besides, asking question for oral testing, written testing should be conducted. ये कह रहा है टीचर को समझने, ग्रहण करने, संश्लेषण करने, सिंथेसिस होता है संश्लेषण करना, चीजों को एक साथ मिला करके देखना, विभेद करना, सामान्यकरण, जनरलाइज चीजों की करना, समता का मूल्यांकन करना होता है, तथा सामान्यकृत सिद्धांतों को आगे लागू करने की अंतर्दृष्टि का मूल्यांकन करना होता है। इसके लिए परीक्षणों को उपकरणों के उचित रूप से बनाई जानी चाहिए और उन्हें तैयार किया जाना चाहिए। मौखिक परीक्षण के लिए प्रश्न पूछने के अलावा लिखित परीक्षण भी आयोजित किया जाना चाहिए। यहाँ पर बच्चे के अंदर आपको हर तरह की उसके अंदर चीजों को विकसित करना है, तो वहां पर प्रैक्टिकली बच्चे से कुछ चीजें करवा के देखनी चाहिए। बच्चे को वर्बली सिर्फ ऐसा नहीं कि सुना दिया और काम खत्म हो गया, नहीं, वहां पर बच्चे को प्रॉपर तरीके से एक रिटन परीक्षा भी होनी चाहिए, ओरल परीक्षा भी होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंटली परीक्षा भी होनी चाहिए। बच्चे से कुछ प्रयोग जो आपने सीखे हैं वो बच्चे को करवा के दिखने चाहिए, उसके हिसाब से हम बच्चे का मूल्यांकन कर पाएंगे कि बच्चा कितना है जो क्या कुछ सीख पाया है, क्योंकि ये एक एडवांस लेवल है, पहले वाली चीज का मॉडिफाइड लेवल है। ऐसे समझ लो कि जो मेमोरी लेवल पर हम लोगों ने बच्चे को टीच करवाया था, पढ़ाया था, तो ये उसका क्या है मेरे भाई, एक एडवांस लेवल है, समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चा, रोल ऑफ टीचर, कि टीचर का कितना रोल रहता है, उसके अंदर तो पूरा का पूरा जो रोल होता है वो टीचर का होता है। यहाँ पर क्या होता है, हाँ, टीचर एक प्रोमिनेंट फिगर है, नो डाउट, यहाँ पर टीचर एक मुख्य भूमिका, क्योंकि टीचर के ही दिशा निर्देश में बच्चा काम करता है। बच्चे के माइंड में जो सवाल आते हैं वो टीचर से ही पूछने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ना टीचर बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग और बहुत ज्यादा मतलब उसके पास अथॉरिटेरियन नहीं होता, बहुत ज्यादा अथॉरिटी और बहुत ज्यादा डोमिनेट नहीं होता कि पूरा का पूरा निर्भर टीचर के ऊपर, नहीं, यहाँ बच्चा भी इन्वॉल्व हो जाता है, लर्नर भी इन्वॉल्व हो जाता है। रोल ऑफ लर्नर, लर्नर का रोल क्या होता है, ये कह रहा है शिक्षण के सत्र को समझने
में शिक्षार्थी की भूमिका इतनी निष्क्रिय नहीं होती। वह अपनी जो शंकाएं होती है, अपनी जो प्रॉब्लम्स होती है, अपनी जो क्यूरीज होती है, अपने जो डाउट्स होते हैं, उनको क्लेरिफाई कर सकता है टीचर के साथ। यहाँ बच्चे के दिमाग विकसित होने लग जाता है और बच्चे के दिमाग में कुछ कुछ सवाल आने लग जाते हैं, जो कि मैंने अभी बताया था ना, फोटोसिंथेसिस अगर आप बच्चे को समझाओगे तो बच्चे के माइंड में सवाल आएगा कि अच्छा सर वो पानी कहाँ से लाता है, अच्छा सर वो खाना बनाने के लिए आटा कहाँ से लाता है, सब्जियां कहाँ से लाता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर बच्चे का जो रोल होता है वो पूरी तरह से इनएक्टिव नहीं होता। यहाँ पर जो लर्नर होता है ना बच्चा, यहाँ पर लर्नर जो है वो एक्टिव हो जाता है, कंप्लीटली इनएक्टिव नहीं होता। यहाँ पर लर्नर जो है वो सक्रिय हो जाता है सर, इसकी भूमिका सक्रिय हो जाती है। वो चीजों को समझना सोचना शुरू कर देता है उन चीजों के ऊपर। समझ गए? यस सर जी, आगे बढ़ते। आगे कह रहा है कि एडवांटेज क्या है सर इसके, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस टीचिंग। एडवांटेज की बात करें तो बच्चा इसमें फिर जो टीचिंग होता है, जब बच्चा एक इन्वॉल्व होने लग जाता है ना, तो जो टीचिंग होता है वो इफेक्टिव हो जाता है। सीखना और सिखाना दोनों चीजें इफेक्टिव हो जाती है सर। डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कॉग्निशन एबिलिटीज, अलग अलग प्रकार की संज्ञानात्मक क्षमताएं जो है बच्चे के अंदर विकास होना शुरू हो जाता है। शिक्षण को चिंतनशील स्तर में प्रवेश करने के लिए, चिंतनशील मतलब जो कॉग्निटिव डोमेन है अगला, जहां पर बच्चा खुद चिंतनशील होता है, रिफ्लेक्टिव जो लर्निंग होती है उसकी तरफ एंटर करने के लिए तैयार होता है बच्चा। प्रभावी कक्षा अंतःक्रिया होती है। इफेक्टिव क्लासरूम इंटरेक्शन, क्लासरूम के अंदर जो इंटरेक्शन होती है, जो बातचीत होती है टीचर और स्टूडेंट के माध्यम से, वो थोड़ी ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है सर यहाँ पर आकर के। आगे बात आती है सर इसका डिसएडवांटेज क्या है। तो सर डिसएडवांटेज तो इसका कुछ ज्यादा नहीं हो सकता। ये कह रहा है इट इग्नोर्स हायर कोग्निटिव एबिलिटीज। इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा कोग्निटिव एबिलिटीज नहीं विकसित होती। यहाँ पर एक स्टार्टिंग हो जाती है कि कोग्निटिव संज्ञानात्मक क्षमताएं जो है वो आपके अंदर विकसित हो रही है, लेकिन बहुत ज्यादा हाई लेवल की नहीं होती कि बच्चा खुद से ही सोच के और खुद से ही क्रिएट करने लग जाए, ऐसा नहीं होता सरकार, है ना। आंतरिक प्रेरणा पर कम जोर दिया जाता है, इंटरनल जो मोटिवेशन होता है इसके ऊपर कम जोर दिया जाता है। मतलब इसमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन नहीं होता, इंटरनली थोड़ा होता है। कोई व्यक्तिगत शिक्षा नहीं है। नो इंडिविजुअल लर्निंग, यहाँ कोई इंडिविजुअल लर्निंग नहीं है। टीचर सेंटर्ड, है ना, ये के अंदर समझने का सुझाव है। ये भी लगभग पूरा सा 100% नहीं होता। जो मेमोरी लेवल होता है वो 100% टीचर सेंटर्ड होता है। इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों का सेंटर इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट है बच्चा रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, चिंतनशील सत्र। शिक्षण का जो चिंतनशील स्तर होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, इसके बारे में हमने बताया था बच्चा मोरिस पी हंट ने, ठीक है। तो इसको हम हंट के नाम से जानते हैं कि बच्चा इस टीचिंग के बारे में अपने को हंट ने बताया था। कौन सा स्तर बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं चिंतनशील। क्या बोलते हैं बच्चा, चिंतनशील सत्र बोलते हैं यहाँ पर, चिंतनशील सत्र, है ना, दे रहा हूं मैं, चिंतनशील स्तर बोलते हैं इसे। यहाँ बच्चा चिंतन करने लग जाता है, कोग्निटिव डेवलपमेंट हो जाता है बच्चे के अंदर। और लर्निंग इज ए कंप्राइज द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग, सबसे पहले तो बच्चा ये सबसे उच्च स्तर होता है सीखने का, ठीक है। बाय द लर्नर टू डेवलप न्यू इंसाइट्स, टू सोल्व प्रॉब्लम, टू एक्सप्लोर द फील्ड ऑफ नॉलेज, टू डिस्कवर, टू टेस्ट एंड रीटेस्ट द अचीव्ड फैक्ट, to understand and present generalization in the light of the new evidence। इसमें क्या होता है बच्चा, इसमें ये बड़ा हायर लेवल होता है। इसके अंदर सीखने के लिए, समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को समझाने के लिए बच्चे के अंदर जो है अंदर से ही नई नई चीजों विकसित होने लग जाते हैं, नए नए मेथड, नए नए तरीका बच्चा चीजों को, अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के ढूंढना शुरू कर देता है, मतलब ढूंढ लेता है इस सत्र के अंदर। ज्ञान का क्षेत्र का पता लगाना, भाई अपना जो नॉलेज है ना इसको हम एक्सप्लोर करता है सर, हम कितना सारा नॉलेज है इसको एक्सप्लोर कर सकता है, नई चीजें डिस्कवरी कर सकता है, नई चीजें क्रिएट कर, पर्याप्त तथ्यों का परीक्षण करना या फिर दोबारा से टेस्ट करना, जिसके प्रिसीजन उसके पास फैक्चुअल चीजें, डाटा है उसको टेस्ट करना कि भाई वो डाटा कितना एप्लीकेबल है, कितना ऑथेंटिक डाटा है, कितना काम करता है कि नहीं करता वो चीजें। तो ये सारी चीजें बच्चे के अंदर विकसित हो जाती है। नए साक्ष्य के प्रकाश में सामान्यीकरण को समझना और प्रस्तुत करना, एक नया दायरा, नए चीज की तरफ बच्चा सोचने लग जाता है। यहाँ पर जो सोच का लेवल है ना बच्चा, ये बहुत बढ़ जाता है ना। चलिए, ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चा, ऑब्जेक्टिव तो यही होता है ना, टू डेवलप, ये कह रहा है टू डेवलप इंसाइट इनटू द लर्नर टू सोल्व प्रॉब्लम। बच्चे के अंदर इंसाइट चीजों को विकसित करना होता है, अंतः दृष्टि बच्चे के अंदर
जो इनर साइट होते हैं उसको डेवलप करना ताकि वो प्रॉब्लम को सोल्व कर पाए। टू डेवलप द रैशनल एंड द क्रिटिकल थिंकिंग इन द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स के अंदर क्रिटिकल और रैशनल थिंकिंग डेवलप करना। टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, अब बच्चे के अंदर जो है ऐसी क्षमता विकसित करना होता है कि बच्चा अपने डिसीजन खुद ले सके, बच्चा खुद से कोई नई चीजें क्रिएट कर सके, नई चीजें बना सके। ये सारा का सारा मकसद होता है बच्चा इस इफेक्ट रिफ्लेक्टिव लर्निंग का, है ना। सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर क्या होता है सर? विषय वस्तु, क्या पढ़ाया जाना चाहिए यहाँ पे, क्या सिखाया जाना चाहिए। ये कह रहा है दिस लेवल ऑफ टीचिंग द सब्जेक्ट मैटर इज मेनली अनस्ट्रक्चरल एंड ओपन एंडेड होना चाहिए, कोई एक विस्तृत दायरा नहीं होना चाहिए, ओपन एंडेड, कितना भी बड़ा किसी भी वास्ट लेवल तक जा सकता है। इट इज कंसर्न विद द प्रॉब्लम रेदर देन द सब्जेक्ट, यह विषय से ज्यादा समस्या से जुड़ा होता है ना। यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर जो होता है इस सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं होता, यहाँ समस्याओं से जुड़ा होता है, प्रॉब्लम सोल्विंग मेथड होता है सर। यहां पर बच्चे के अंदर इतनी क्षमता विकसित हो जाती है या इतनी क्षमता विकसित टीचर को डेवलप करनी होती है कि वो प्रॉब्लम्स को सोल्व करे, है ना, कि किस समस्या का समाधान क्या हो सकता है कि नहीं। यस सर। और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होती है बच्चा इसके अंदर तो द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग एट दिस लेवल इज डायनामाइट एंड यूनिक। द स्टूडेंट आर प्रोवाइडेड विद problematic situation and they need to follow the certain procedure to solve the problem independently। ये कह रहा है इस स्तर पर शिक्षण और सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो गतिशील होती है, डायनामिक होती है, पूरा एनर्जेटिक, मोटिवेशनल एंड एक यूनिक तरीका होता है। हर हर विद्यार्थी को अपना सीखने का अलग तरीका, एक इंडिविजुअल है। छात्रों को समस्याग्रस्त परिस्थितियां प्रदान की जाती, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम दी जाती है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करें, है ना। तो उसको एक कुछ समस्या, कुछ सिचुएशन दी जाती है प्रॉब्लम बेस, उन्हें स्वतंत्र रूप से समस्या का हल करने के लिए कुछ प्रक्रियाओं का पालन करना, कि इंडिपेंडेंटली तुम सोचो इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकते हैं, यानी बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करना होता है इसका काम, यही प्रोसेस फॉलो की जाती है। मेथड्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं, तो अभी अभी मैंने बताया कि प्रॉब्लम सोल्विंग मेथड यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं, कि प्रॉब्लम दी जाती है, फिर उस प्रॉब्लम को बच्चा अपना इंडिपेंडेंटली मतलब इंडिविजुअली अपने हिसाब से सोचकर उसको कैसे सोल्व किया जाए इस बारे में बात करता है। इन्वेस्टिगेशन प्रोजेक्ट, कई सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर बच्चों को दिए जाते हैं, लर्नर को दिए जाते हैं, ताकि वो उनको क्या करे, इन्वेस्टिगेट करे, जांच पड़ताल करे। क्या कह रहे हैं बच्चा, होरिस्टिक मेथड, अनुमानित विधि, यहाँ पर अनुमान, है ना, आइडियाज लगा करके कि ऐसे होगा तो ऐसे क्या होगा। तीसरा बच्चा एक्सपेरिमेंटल, यहाँ टोटली चीजें जो होती है एक्सपेरिमेंट बेस्ड होती है, एक्सपेरिमेंट से बच्चा नई चीजों को एक्सप्लोर करता है, नई नई चीजें डिस्कवर करता है। इंक्वायरी ओरिएंटेड मेथड, यहाँ पर इंक्वायरी पूरा है, जांच सब कुछ प्रॉपर तरीके से होता है। एनालिटिकल मेथड, बच्चे को एनालिसिस करना भी यहाँ पर सिखाया जाता है, कि एक पूरी के पूरे एक प्रोजेक्ट बच्चे ने किया और उसके अंदर फिर उसको एनालाइज करना कि भाई इसके अंदर कहाँ पर कमी रह गई, कहाँ पर हम कुछ कितना अच्छा कर सकते थे, किस लेवल पे हम लोगों ने कितना अच्छा नहीं किया, नेक्स्ट टाइम हम उसको कितना और अच्छा से कर सकते हैं। तो इसके अंदर पूरी की पूरी अभी आप लोगों के अंदर जो लर्निंग है ना वो इस लेवल की लर्निंग, आज आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके अंदर वो क्षमता है कि आप अपने पेपर का एनालाइज कर पाए कि हमने जो पेपर किया, बाई चांस हमारा पेपर पास हुआ तो किसकी वजह से हुआ, कौन सी चीज़ हमारी स्ट्रॉन्ग है, और तैयारी जब हम कर रहे हैं तो हमारा पेपर कैसे पास हो सकता है, कौन सा एस्पेक्ट्स आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग है, किस चीज़ को मैं पढ़ करके पेपर को पास कर सकता हूँ, मैं मेरिट लग सकता हूँ या मैं ज्ञान अर्जित कर सकता हूँ, है ना। चलिए अगला है मोटिवेशन। ये कह रहा है मोटिवेशन जो होता है, द नेचर ऑफ मोटिवेशन इज इंट्रेंसिक बिकॉज ऑल लर्निंग एक्टिविटीज डिपेंड अपॉन द फेल्ट नीड टू द लर्नर्स। यहाँ पर बच्चा अब बात ये आती है कि सर इस तरह के जो टीचिंग होता है इसके अंदर क्या मोटिवेशन है, क्यों बच्चा सीखेगा इस चीज को। तो ये कह रहा है यहाँ पर जो मोटिवेशन है पूरा का पूरा है बच्चा इंट्रेंसिक मोटिवेशन है, आंतरिक रूप से बच्चे के अंदर खुद से अंदर से मोटिवेशन आएगा, यहाँ पर दूसरा कोई मोटिवेशन नहीं दे सकता। प्रेरणा एक प्राकृतिक आंतरिक है, क्योंकि सभी शिक्षण गतिविधियां शिक्षार्थी की महसूस की गई आवश्यकताओं पर निर्भर है। आज आपको ये चीजें आप सोच पा रहे हैं, समझेंगे क्यों मोटिवेशन आपके अंदर, क्योंकि ये आपकी नीड है सर, है ना। एक जॉब लगना, एक पेपर पास करना, ये आपकी नीड है और आपको आपकी नीड पता है,
तभी आपके अंदर ये इंटरनल मोटिवेशन आया है। किसी दूसरे आदमी ने आपको नहीं कहा कि आपको पढ़ना है, मतलब आपको डंडा लेके नहीं पढ़ाया जा रहा, ये आपके अंदर अंतर से मोटिवेशन आया है कि मुझे इस चीज को सोल्व करना है, क्योंकि मुझे एक नौकरी की जरूरत है, मुझे एक जॉब चाहिए, या मुझे जो भी नॉलेज, जो भी जिस तरीके की चीजें हैं, आपको अपना पेपर पास करना है। तो ये आपका इंटरनल मोटिफिकेशन है, क्योंकि ये आपकी रिक्वायरमेंट्स है सर, ये आपके ना नीड है। सही बात है ना। दूसरा है सर, इस विधि के अंदर, सॉरी इस लर्निंग के अंदर, इस टीचिंग के अंदर इवेल्युएशन मेथड क्या होता है? द evaluation system at the reflective level of teaching should test of the higher order cognitive abilities like reasoning, creativity, original thinking, problem solving, critical thinking। यहाँ पर जो टेस्ट किए जाते हैं, इवोल्यूशन किया जाता है, वो किस आधार पर किया जाता है, किस आधार पर किया जाना चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पर जो किया जाना चाहिए, बच्चे की रीजनिंग एबिलिटी कितनी है, कितना वो तार्किक रूप से चीजों को सोच पाता है, क्रिएटिविटी कितनी है बच्चे के अंदर, रचनात्मक तरीके से आप कितना सोच पाते हैं, ठीक है, ओरिजिनल थिंकिंग क्या है, वास्तव में आपकी सोच क्या है, समस्या का समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके अंदर कितनी पावर है, आलोचनात्मक जो है सोच क्षमता क्या है आपके अंदर, रचनात्मक जो क्षमता है, क्रिटिकल थिंकिंग, इन सब चीजों के बारे में चीजों का टेस्ट यहाँ पर किया जाता है सर। तभी पता चलता है कि बच्चा कितना सीखा है। रोल ऑफ टीचर, टीचर का क्या रोल रहता है? यहाँ पर टीचर डोमिनेंट नहीं होता है ना, बहुत ज्यादा डोमिनेंट नहीं होता, बहुत ज्यादा अथॉरिटी नहीं होती। ही इज रिस्पॉन्सिबल द क्रिएशन एंड मेंटेनेंस द डेमोक्रेटिक डायनामिक एटमोस्फियर वेयर द टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी कैन बी कैरिड आउट स्मूथली। यहाँ पर टीचर को सिर्फ और सिर्फ भाई माहौल बनाना, यहाँ पर टीचर को वो माहौल क्रिएट करना है जिस माहौल के अंदर जो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी है वो एक अपना स्मूथली चल पाए। यहाँ टीचर को ज्यादा सा इन्वॉल्व नहीं रहना होता, यहाँ सारी की सारी जो थॉट प्रोसेस होती है, सारी की सारी जो थिंकिंग लर्निंग सीखने की जो क्षमता होती है, जो काम रहता है, वो टोटली लर्नर के ऊपर डिपेंड होता है। तो यहाँ पर ऐसा भी नहीं कि टीचर इनएक्टिव होता है, टीचर को एक्टिव रहना होता है ना, ऐसा नहीं कि यहाँ पर बस सारा काम बच्चे ही करेंगे तो अब बच्चे ही करो कैमरा, ऐसा नहीं होता। टीचर को एक्टिव रहना पड़ता है, टीचर को एक माहौल सेट करना होता है ताकि वहां पर ये जो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज है ये अच्छे तरीके से हो पाए, कोई हा हुल्ला कोई चीजें मतलब कोई डिस्टरबेंस ना हो, बस सुचारू रूप से चल पाए, यही यहाँ का तरीका होता है। एडवांटेज क्या है, इसके फायदे क्या है? ये हायर लेवल टीचिंग है सर, इसके फायदे बहुत सारे हैं। ये संचालन का सबसे विचारशील तरीका है, द मोस्ट थॉटफुल मोड ऑफ ऑपरेशन, है ना, बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस इसके अंदर लगता है। लर्नर सेंटर अप्रोच है, सारा का सारा जो सेंटर होता है वो लर्नर सीखने वाले के ऊपर डिपेंड होता है, उसी को आधार पर चीजें की जाती है। डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, यहाँ पर जो लर्नर होता है उसके अंदर समस्या को कोई भी समस्या उसके अंदर आती है तो उसका समाधान कैसे कर पाए बच्चा, कैसे वो आगे चल के चीजों का समाधान कर पाएगा समस्याओं का, तो ये एबिलिटी उसके अंदर विकसित होती है। यूजफुल फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन, ये जो कुछ बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, गॉड गिफ्टेड बोलते हैं उसको, गिफ्टेड चिल्ड्रन मतलब जिसके अंदर बहुत ज्यादा कुछ एबिलिटी होती है, उनके लिए बड़ी काम की चीज होती है। अ, अगला कह रहा है प्रोवाइड मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी, ये जो होता है बच्चा खुली इंडिपेंडेंट छूट देती है लर्नर को कि आप किसी भी तरीके से सीखो, तो इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा है सर। सेल्फ मोटिवेशन होता है, खुद से ही अंदर से ही मोटिवेशन आता है, बाहर से कोई चीज इसको मोटिवेट नहीं करती। डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी रचनात्मकता जो होती है वो विकसित होती है लर्नर के अंदर, तो बहुत अच्छी बात है सर ये। इसके कुछ थोड़े बहुत डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है कि ये छोटी क्लासों के लिए जो है एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा बच्चा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बच्चा एक्सपेरिमेंटली चीजों को सोचेगा तो थोड़ा समय ज्यादा लग जाता है इसके अंदर। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डल, जो बच्चे थोड़ा सा समझने की क्षमता जिसकी कम है बच्चा, ये उनके ऊपर, जो सुस्त होते हैं आलसी टाइप के लोग होते हैं उनके ऊपर ये लागू नहीं होती, उनको सब कुछ पका पकाया चाहिए। देर इज एन एक्सेस बर्डन टू द टीचर, यहाँ पर टीचर पर जो होता है अतिरिक्त बोझ होता है, पड़ता है, मतलब वो अरे क्योंकि सोचने की जो क्षमता होती है ना, अब जो रोट लर्निंग था स्टार्टिंग वाला मेमोरी लेवल ऑफ लर्निंग जो था, उसमें टीचर को रट्टा मरवाना है सर, वहां पर वो सभी को रट्टा मरवाया जा रहा है, तो वहां पर बहुत ज्यादा बर्डन नहीं है। यहाँ पर हर एक बच्चे के पास अलग तरह की प्रॉब्लम्स है, हर एक की सोचने की क्षमता अलग है, हर एक के अंदर क्रिएटिविटी अलग, तो यहाँ पर टीचर के ऊपर थोड़ा बर्डन ज्यादा आता है। तो ये थे हमारे लेवल ऑफ टीचिंग्स, आई होप कि आपको समझ में आए होंगे बच्चा। ये जो लास्ट वाला था ये दिया था बच्चा हंट ने, है ना, बता ही दिया होगा मैंने। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा लेवल ऑफ टीचिंग्स, हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा है, एक एक पॉइंट को समझा है।
वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना, अच्छी लगी है तो शेयर कर देना, बाकी नहीं वीडियो देखी है तो चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा टीचिंग एप्टीट्यूड, बिल्कुल जीरो से लेके लास्ट एडवांस लेवल तक हम पढ़ेंगे। तीसरी क्लास है, बाकी 2 क्लासेस भी आपको देखनी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।